नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। जी। और इसके लिए हम देख रहे हैं अष्टांग संग्रह, जो वैद्यपति सिंह गुप्त के पुत्र वाग्भट की रचना है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। बिल्कुल। और हम खास तौर पर इसका पहला अध्याय आयुष कामीय, उस पर ध्यान देंगे। आयुष काम्या, नाम से ही पता चलता है। हाँ, आयुष यानी जीवन और काम मतलब इच्छा। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक लंबा, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन चाहते हैं। जी। ग्रंथ की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि जीवन ऐसा हो जिसमें हम धर्म, अर्थ और सुख पा सकें। बिल्कुल, ये जीवन के लक्ष्य माने गए हैं। और श्लोक 2 कहता भी है, आयुः कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। मतलब जो लंबा जीवन चाहते हैं उन्हें आयुर्वेद के उपदेशों का पूरा आदर करना चाहिए। सही है, क्योंकि आयुर्वेद ही इसका साधन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये आया कहाँ से? मतलब इसका ओरिजिन क्या है? देखिए, अष्टांग संग्रह में एक दिव्य परंपरा बताई गई है। दिव्य? हाँ, ऐसा मानते हैं कि ये सनातन ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने समझा। फिर उन्होंने इसे दक्ष प्रजापति को दिया। अच्छा। दक्ष प्रजापति से ये अश्विनी कुमारों तक पहुंचा, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। हाँ, अश्विनी कुमार। और फिर अश्विनी कुमारों ने इसे इंद्र को यानी शतक्रतु को सिखाया। वाह, मतलब देवताओं से चला रहा है ये ज्ञान। पर यह हम मनुष्यों तक कैसे पहुंचा? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। ग्रंथ बताता है कि जब धरती पर लोग बहुत बीमार होने लगे, ऐसी बीमारियां जो उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनको पाने से रोक रही थीं। अच्छा। तब आत्रेय, पुनर्वसु, धन्वंतरी जैसे जो बड़े ऋषि मुनि थे वो चिंतित हुए। हाँ, स्वाभाविक है। तो वो सब मिलकर इंद्र के पास गए मदद के लिए। अच्छा, इंद्र के पास? जी। और इंद्र ने फिर करुणा करके उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वाह, अलग अलग ऋषियों के। हाँ, बिल्कुल। इससे तो ज्ञान थोड़ा बिखरावा सा नहीं लगता? मतलब यहीं पर शायद वाग्भट के अष्टांग संग्रह की भूमिका आती होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वाग्भट खुद यही कहते हैं कि उस समय कई सारे तंत्र मौजूद थे जी। पर कोई एक ग्रंथ ऐसा नहीं था जिसमें सब कुछ हो, मतलब जो सभी रोगों के लिए पर्याप्त हो। और इतने सारे ग्रंथ पढ़ना, उसमें तो पूरी जिंदगी लग जाती। सही बात है। और कई बार एक ही बात अलग अलग ग्रंथों में दोहराई भी जाती थी। कहीं कहीं शायद मतभेद भी थे। तो वाग्भट के सामने ये चैलेंज था कि इस बिखरे हुए ज्ञान को कैसे समेटा जाए, है ना? उसे व्यवस्थित किया जाए। हाँ, उनका लक्ष्य यही था। अष्टांग संग्रह का मतलब ही है 8 अंगों का संग्रह। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि पहले के जो ग्रंथ थे उनका सार लिया, जो बातें बार बार आ रही थीं उन्हें हटाया, विरोधाभासों को सुलझाने की कोशिश की। और उन्होंने 3 मुख्य चीजों पर फोकस किया। हेतु यानी कारण। हाँ, बीमारी का कारण। फिर लिंग, लक्षण। जी, लक्षण या संकेत। और तीसरा औषध यानी उपचार। कारण, लक्षण, उपचार। बहुत लॉजिकल तरीका ये तो। बिल्कुल। श्लोक 7 में इसका जिक्र भी है। सर्वतंत्राण्यतः प्रायः संहृत्याष्टांग संग्रहः करिष्यते। मतलब लगभग सभी तंत्रों का सार लेकर ये संग्रह रचा जाएगा। उनका मकसद ज्ञान को सुलभ और प्रैक्टिकल बनाना था। ये तो वाकई बहुत बड़ा काम था। चलिए अब उन मूल अवधारणाओं पर आते हैं जो वाग्भट इस पहले अध्याय में बताते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य और बीमारी की कुंजी क्या है? आयुर्वेद का जो आधार है वो है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष? हाँ। ये 3 मौलिक ऊर्जाएं या सिद्धांत हैं जो हमारे शरीर और मन की सारी क्रियाओं को चलाते हैं। वायु या वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। जी। श्लोक 10 कहता है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासता। मतलब संक्षेप में ये 3 दोष हैं। जी। ये नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, पर असल में ये है क्या? वात, पित्त, कफ। देखिए, इन्हें हम शरीर की बेसिक फंक्शनल एनर्जीज कह सकते हैं। अच्छा। जैसे वायु है, वो गति से जुड़ा है, मूवमेंट, कम्युनिकेशन। शरीर में सांस का चलना, खून का बहना, नर्व इम्पल्स, विचारों का चलना, ये सब। ये ज्यादातर वायु और आकाश तत्व से जुड़ा है। ओके। फिर आता है पित्त। ये ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन, जैसे पाचन, बॉडी टेम्परेचर, हमारी दृष्टि, इन सब चीजों से जुड़ा है। अच्छा। इसका संबंध अग्नि और जल तत्व से है। राइट। और तीसरा है कफ। ये जुड़ा है स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन से।
जैसे शरीर के टिश्यूज का बनना, जोड़ों में चिकनाई, मानसिक स्थिरता। ये पृथ्वी और जल तत्व का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब अगर ये तीनों बैलेंस में है तो हम स्वस्थ हैं? बिल्कुल, यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। श्लोक 31 इसे साफ कहता है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य अमरोगता। अच्छा। मतलब रोग क्या है? इन दोषों का वैषम्य यानी असंतुलन, और आरोग्यता या स्वास्थ्य क्या है? इनका साम्य यानी संतुलन। ओके। ये दोष या तो बढ़ सकते हैं, जिसे वृद्धि कहते हैं, या कम हो सकते हैं, जिसे क्षय कहते हैं, या फिर संतुलित रह सकते हैं, जिसे साम्य कहते हैं। जब बैलेंस में होते हैं तो शरीर को सपोर्ट करते हैं, जब बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये दोष पूरे शरीर में होते तो हैं, पर इनके कुछ मुख्य स्थान भी बताए गए हैं। अच्छा, कहाँ? जैसे वायु का मुख्य स्थान नाभि के नीचे का हिस्सा है, बड़ी आंत, पेल्विक एरिया। ओके। पित्त का नाभि और हृदय के बीच का एरिया, छोटी आंत, पेट, लिवर। और कफ का हृदय के ऊपर का हिस्सा, छाती, गला, सिर। ये तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, और इतना ही नहीं, इनका संबंध उम्र से भी जोड़ा गया है। उम्र से कैसे? जैसे बुढ़ापे में अक्सर वायु बढ़ जाता है, युवावस्था या मिडिल एज में पित्त का प्रभाव ज्यादा होता है, और बचपन में कफ का। अरे वाह। और दिन के अलग अलग पहरों में या जब खाना पचता है तब भी इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ये दिखाता है कि कितने डायनामिक हैं। ये जानना कि ये इतने डायनामिक हैं और उम्र, समय, पाचन इन सब के साथ बदलते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या ये जन्म से ही हमारी जो बेसिक नेचर होती है, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसे भी तय करते हैं? हाँ, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ग्रंथ के अनुसार जब गर्भ धारण होता है उस समय माता पिता के शुक्र यानी स्पर्म और आर्तव यानी ओवम में जो दोष प्रबल होते हैं, वही बच्चे की स्थायी प्रकृति यानी उसकी फिजिकल और मेंटल बनावट तय करते हैं। ओह, मतलब जन्म से ही? जी। तो मुख्यतः 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं, जिनमें एक दोष ज्यादा होता है, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है। फिर 2 दोषों के कॉम्बिनेशन वाली भी होती हैं, जिन्हें द्विदोषज कहते हैं। ग्रंथ इन्हें निंदनीय कहता है क्योंकि इनमें इम्बैलेंस का चांस ज्यादा रहता है। अच्छा, निंदनीय है। हाँ, और सबसे अच्छी मानी जाती है समधातु प्रकृति, जिसमें तीनों दोष जन्म से ही बैलेंस में होते हैं, पर ये बहुत रेयर होती है। श्लोक 15 में इसी क्लासिफिकेशन की बात है। और अपनी प्रकृति को जानना आयुर्वेद में इलाज और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग बनावट, ये तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का बेसिस लगता है। बिल्कुल, एक तरह से। क्या हम इन दोषों के कुछ खास गुणों को समझ सकते हैं? मतलब जैसे वात की क्या क्वालिटीज हैं, पित्त की क्या हैं? हाँ, जरूर। ग्रंथ इनके गुणों को लिस्ट करता है, जिससे इन्हें पहचानने में मदद मिलती है। श्लोक 16 के अनुसार बताइए। वात के गुण है रूक्ष यानी सूखा, लघु यानी हल्का, शीत यानी ठंडा, खर यानी खुरदरा, सूक्ष्म यानी बहुत बारीक फैलने वाला, और चल यानी मूव करने वाला। ओके, हवा जैसा। हाँ, बिल्कुल। फिर पित्त के गुण हैं सस्नेह, थोड़ा ऑयली, तीक्ष्ण, तेज पेनेट्रेटिंग, उष्ण, गरम, लघु, हल्का, विस्र, एक खास गंध वाला जैसे मांस की गंध, सर, फैलने वाला, और द्रव लिक्विड, आग या एसिड जैसा। कुछ वैसा समझ सकते हैं, पाचन अग्नि जैसा। और कफ के गुण है स्निग्ध, ऑयली, चिकना, शीत, ठंडा, गुरु, भारी, मंद, धीमा, श्लक्ष्ण, चिकना, मुलायम, मृत्सन, चिपचिपा, स्टिकी, और स्थिर, स्टेबल। ये पानी और मिट्टी जैसा, स्थिरता देने वाला। हाँ, जो स्थिरता और पोषण दे। इन गुणों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि समान गुण वाली चीजें समान गुण को बढ़ाती हैं और विपरीत गुण वाली कम करती हैं। अच्छा, ये इलाज का आधार बनता है फिर? बिल्कुल। ये गुण तो दोषों की काफी क्लियर पिक्चर देते हैं। दोषों के अलावा शरीर के और कौन से बुनियादी हिस्से हैं जिनका ग्रंथ जिक्र करता है? दोषों के साथ साथ ग्रंथ 7 धातुओं का वर्णन करता है। धातु? हाँ, इन्हें हम आज की भाषा में बॉडी टिश्यूज कह सकते हैं। अच्छा, टिश्यूज कौन कौन से? ये 7 है। रस, जो पोषण देने वाला फ्लूइड है, जैसे प्लाज्मा या लिम्फ, रक्त, खून,
मांस मसल टिश्यू, मेद फैट टिश्यू, अस्थि हड्डी, मज्जा बोन मैरो और नर्वस टिश्यू, और शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये 7 धातु। जी, ये एक के बाद एक बनते हैं और शरीर को पोषण देते हैं, उसको स्ट्रक्चर देते हैं, धारण करते हैं। इन्हें दूष्य भी कहते हैं। दुष्य क्यों? क्योंकि जब दोष बिगड़ते हैं, असंतुलित होते हैं, तो वो इन्हीं धातुओं को प्रभावित करते हैं, मतलब दूषित करते हैं। ओह, ओके, समझ गए। और इनके साथ ही मल, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं शरीर के, वो भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मूत्र, मल, शकृत, पसीना, स्वेद वगैरह। हाँ, वेस्ट निकलना भी जरूरी है। बिल्कुल। इनका सही मात्रा में और सही टाइम पर शरीर से बाहर निकलना भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना धातुओं का ठीक से बनना। तो संक्षेप में दोष, धातु और मल, ये तीनों मिलकर शरीर का आधार बनाते हैं और इनका संतुलन ही स्वास्थ्य है। यानी शरीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें एनर्जी, टिश्यू, वेस्ट सब आपस में जुड़े हैं और बैलेंस में काम करते हैं। सही कहा। अच्छा, अब उन चीजों की बात करते हैं जो बाहर से शरीर में जाती हैं, जैसे खाना, दवाइयाँ। आयुर्वेद उन्हें कैसे समझता है? ग्रंथ इसके लिए भी एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। सबसे पहले आते हैं 6 रस, यानी स्वाद। स्वाद 6 कौन से? मधुर, स्वादु, मीठा, अम्ल, अम्ल खट्टा, लवण, लवण नमकीन, कटु, कटु तीखा या चरपरा, तिक्त, तिक्त कड़वा, और कषाय, कषाय कसैला। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। हाँ। ये 6 हो गए। जी। और श्लोक 23-24 में बताया गया है कि हर रस का दोषों पर क्या असर होता है। अच्छा, हर स्वाद का अलग असर होता है? हाँ बिल्कुल। जैसे मोटे तौर पर देखें तो मीठा, खट्टा और नमकीन, ये तीनों वात को कम करते हैं। ओके। लेकिन ये कफ को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ तीखा, कड़वा और कसैला ये कफ को कम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वात को बढ़ा सकते हैं। जी। और कसैला, कड़वा, मीठा ये पित्त को शांत करते हैं। अच्छा। तो जो रस किसी दोष को शांत करता है, उसके उल्टे गुण वाला रस उसे बढ़ाएगा। यही डाइट और मेडिसिन चुनने का आधार बनता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर बात सिर्फ स्वाद पर ही खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? हाँ, पदार्थों में, मतलब द्रव्यों में वीर्य भी होता है। वीर्य वो क्या है? वीर्य मतलब उस चीज की मुख्य शक्ति या पोटेंसी, उसकी तासीर कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, उष्ण गरम और शीत ठंडी। अच्छा, गरम तासीर, ठंडी तासीर, हाँ ये तो सुनते हैं। जी। फिर होता है विपाक। विपाक। विपाक मतलब डाइजेशन के बाद शरीर पर जो उसका फाइनल असर होता है, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। ये 3 तरह का हो सकता है, मधुर, अम्ल या कटु। ओह, मतलब स्वाद कुछ और हो सकता है पर पचने के बाद असर अलग। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही 20 गुण भी होते हैं, जैसे कोई चीज भारी, गुरु है या हल्की, लघु, चिकनी, स्निग्ध है या रूखी, रुक्ष, ठंडी, शीत है या गर्म, उष्ण। ऐसे 20 गुण हैं। बाप रे, ये तो बहुत डिटेल्ड है। स्वाद, तासीर, पचने के बाद का असर और फिर ये 20 गुण, इन सबको ध्यान में रखना पड़ता होगा। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि आयुर्वेद हर चीज को कितने होलिस्टिक तरीके से देखता है। सही बात है। पदार्थों को उनके काम के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे शमन द्रव्य जो बढ़े हुए दोषों को शांत करें, कोपन द्रव्य जो दोषों को शायद बढ़ाएं या असंतुलित करें, और स्वस्थ हित द्रव्य जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखें। ये सब श्लोक 25 से 28 के बीच बताया गया है। क्या ये सारा फोकस सिर्फ शरीर पर ही है या मन के बारे में भी कुछ कहा गया है ग्रंथ में? नहीं, मन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। ग्रंथ 3 महागुणों की बात करता है जो मन की प्रकृति तय करते हैं। महागुण? हाँ, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस। जी बिल्कुल। सत्व मतलब बैलेंस, क्लैरिटी, ज्ञान का गुण। रजस है एक्टिविटी, पैशन, इच्छाओं का गुण। और तमस है जड़ता, अज्ञान, आलस्य का गुण। ठीक है। इनमें से रजस और तमस को मन का दोष माना गया है। जैसे वात, पित्त, कफ शरीर के दोष हैं। ये श्लोक 29 और 31 में है। अच्छा, रजस और तमस मन के दोष हैं। हाँ, जैसे शरीर के दोष बिगड़ने से शारीरिक रोग होते हैं, वैसे ही रजस और तमस के बढ़ने से मानसिक अशांति, तनाव, दुख ये सब होता है। तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए त्रिदोष बैलेंस जरूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए सत्व गुण बढ़ाना और रजस तमस को बैलेंस करना जरूरी हुआ। एकदम सही। ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि मानसिक रोगों की सबसे अच्छी दवा है धी, यानी सही समझ, बुद्धि, धैर्य, पेशेंस, स्थिरता और आत्मादि विज्ञान, आत्मज्ञान, खुद को जानना।
ये श्लोक 38 में है। धी, धैर्य और आत्मज्ञान। जी, ये दिखाता है कि आयुर्वेद मन और शरीर को अलग नहीं मानता, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ मानता है। बिल्कुल। और जो डायग्नोसिस की प्रक्रिया है, रोग परीक्षा, उसमें भी ये होलिस्टिक अप्रोच दिखती है। कैसे? वैद्य को रोगी को ध्यान से देखना, दर्शन, उसे छूकर महसूस करना, स्पर्शन, और उससे विस्तार से सवाल पूछना, प्रश्न। देखना, छूना, पूछना। हाँ, और रोग को पूरी तरह समझने के लिए उसका कारण निदान, उसके शुरुआती लक्षण क्या थे, प्रागरूप या पूर्व रूप, मुख्य लक्षण क्या है, लक्षण, किन चीजों से आराम या तकलीफ बढ़ती घटती है, उपशय, और रोग कैसे कैसे बढ़ा, आपत्ति या संप्राप्ति, इन सब को जानना जरूरी माना गया है। ये श्लोक 32-33 में बताया है। ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है डायग्नोसिस का। जी अच्छा, अब ग्रंथ का नाम है अष्टांग संग्रह, 8 अंगों का संग्रह। जी ये 8 अंग कौन कौन से हैं? हाँ, ग्रंथ इन्हें आयुर्वेद की 8 मुख्य ब्रांचेस या स्पेशलिटीज बताता है। श्लोक 3 में इनका जिक्र है। कौन सी हैं ये 8? ये है, पहला काय चिकित्सा। ये क्या है? ये है इंटरनल मेडिसिन, मतलब जो जनरल बीमारियां होती हैं उनका इलाज। ओके, जनरल मेडिसिन। दूसरा बाल रोग यानी पीडियाट्रिक्स, बच्चों के रोग। ठीक है। तीसरा ग्रह चिकित्सा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मानसिक रोग आते हैं और कुछ ऐसी चीजें जिनका कारण साफ न हो, जिन्हें पुराने जमाने में भूत प्रेत बाधा वगैरह से जोड़ा जाता था। साइकियाट्री कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा, साइकियाट्री। चौथा ऊर्ध्वांग या शालाक्य तंत्र, इसमें सिर और गर्दन के ऊपर के रोग आते हैं, आंख, कान, नाक, गला, ईएनटी और ऑफ्थेल्मोलॉजी। पांचवा शल्य तंत्र यानी सर्जरी। सर्जरी भी थी? जी हाँ, सुश्रुत संहिता तो सर्जरी के लिए ही फेमस है। छठा है दंष्ट्रा या अगध तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, जहर का इलाज, कीड़े मकोड़ों या जानवरों के काटने का इलाज। ओके। सातवां है जरा या रसायन तंत्र, ये जेरियाट्रिक्स यानी बुढ़ापे के रोगों और रिजुविनेशन थेरेपी से जुड़ा है, कायाकल्प। अच्छा, एंटी एजिंग जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और आठवां है वृष या वाजीकरण तंत्र, जो पौरुष, फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित है। वाह, मतलब आयुर्वेद में तो चिकित्सा के लगभग सारे पहलू कवर किए गए थे। बिल्कुल, बहुत व्यापक था ये। हमने जो स्रोत देखा उसके आखिर में बहुत सारे अध्यायों के नाम लिस्ट किए हुए हैं। उससे ग्रंथ की पूरी बनावट के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, वो लिस्ट असल में पूरे अष्टांग संग्रह का टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसा है। अच्छा। उससे पता चलता है कि वाग्भट ने कितने व्यवस्थित तरीके से इस ज्ञान को अरेंज किया है। पूरा ग्रंथ 6 मुख्य सेक्शंस में बटा है, जिन्हें स्थान कहते हैं। 6 स्थान? जी, पहला है सूत्र स्थान, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसमें 40 अध्याय हैं और हमारा ये पहला अध्याय आयुष काम्य इसी का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा है शारीर स्थान, जिसमें अनाटमी और फिजियोलॉजी है, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान। इसमें 12 अध्याय हैं। तीसरा निदान स्थान, रोगों के कारण और लक्षण, डायग्नोसिस। इसमें 16 अध्याय हैं। ओके। चौथा चिकित्सित स्थान, ट्रीटमेंट, थेराप्यूटिक्स। इसमें 24 अध्याय हैं, अलग अलग बीमारियों के इलाज पर। अच्छा। पांचवा है कल्प सिद्धि स्थान। इसमें औषधि निर्माण, फार्मेसी और पंचकर्म जैसी प्रक्रियाओं के बारे में है। 8 अध्याय हैं इसमें। ठीक है। और छठा और आखिरी है उत्तर स्थान। ये एक तरह का सप्लीमेंट्री सेक्शन है, जिसमें बाकी बची हुई जो ब्रांचेस थी उनका डिटेल्ड वर्णन है। इसमें 50 अध्याय हैं। ओह, 50 अध्याय, ये तो सबसे बड़ा हुआ। हाँ, तो कुल मिलाकर जैसा कि ग्रंथ के अंत में लिखा है, इन 6 स्थानों में 150 अध्याय है। ये वाग्भट के काम का स्केल दिखाता है। 150 अध्याय, सच में एक संग्रह है ये तो। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें, हमने अष्टांग संग्रह के पहले अध्याय के जरिए आयुर्वेद की नींव को देखा। शुरुआत हुई एक लंबे, स्वस्थ, सार्थक जीवन की इच्छा से। जी, आयुष कामी। फिर हमने ज्ञान की दिव्य उत्पत्ति को समझा, त्रिदोष वात पित्त कफ के संतुलन की इंपॉर्टेंस जानी, साम्य और वैषम्य। हाँ, शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, धातु और मल, उनके बारे में बात की, भोजन और औषधियों के गुण, रस, वीर्य, विपाक। जी, और गुण, मन और शरीर का कनेक्शन, सत्व, रजस, तमस, रोग को समझने का तरीका, और आखिर में आयुर्वेद की वो 8 शाखाएं। हाँ, ये पहला अध्याय एक तरह से पूरे ग्रंथ का इंट्रोडक्शन है,
स्टेज सेट करता है। हम्म, ये हेल्थ और डिजीज को समझने का एक बहुत ही लॉजिकल और होलिस्टिक फ्रेमवर्क देता है, जो बैलेंस यानी साम्य और हर व्यक्ति की अपनी यूनिक नेचर यानी प्रकृति पर बेस्ड है। हाँ, वाग्भट का मकसद साफ था, बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह लाना, उसे आसान बनाना और डॉक्टर्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड तैयार करना। वाकई संतुलन के जरिए अच्छी सेहत और लंबी उम्र पर फोकस करने वाली इस प्राचीन प्रणाली की ये झलक बहुत ही आकर्षक है। जी। अच्छा, जैसे ही हम आज की ये बातचीत खत्म कर रहे हैं, एक विचार मन में आ रहा है। ये ग्रंथ, जैसा हमने देखा, स्वास्थ्य को जीवन के बड़े लक्ष्यों से जोड़ता है। धर्म, अर्थ, सुख। बिल्कुल। आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम अक्सर हेल्थ को बस बीमारी का न होना मान लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्या अपने जीवन के उद्देश्य या मायने पर सोचना हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारे नजरिए को बदल सकता है? मतलब आयुर्वेद का फ्रेमवर्क से बाहर भी सोचें तो? ये सोचने वाली बात है। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस का क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ जिम जाना या सलाद खाना है, या उसमें हमारी मेंटल पीस, हमारा पर्पस भी शामिल है? सही सवाल है। संतुलन की परिभाषा शायद हर किसी के लिए अलग हो सकती है, और उसमें ये सब चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, ये विचार करने लायक बात है।